Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. Hey guys, welcome back to our YouTube channel Achievers Becoming the Dream True. कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग का NTPC का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और आप लोग के प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए अचीवर्स की तरफ से आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर का सेट लाया जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर सेट जो है वो सॉल्व करना आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितना डीप तक पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन लेवल के बारे में पता चलेगा। तो ये सारी बातें आपको प्रीवियस ईयर सेट को सॉल्व करने से क्लियर होगा। ओके, तो अब तक टोटल 8 सेट को डिस्कस किया जा चुका है और आज मैं लेकर के आई हूँ सेट नंबर 9, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर बिगिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए एंड अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपका रिस्पांस जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग के रिस्पांस से, आप लोग के कमेंट एंड लाइक से हम लोग को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और एनर्जी मिलती है, जिससे आगे अच्छा कर पाते हैं। ओके, एंड जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इस परियोजना का शुरुआत किया गया था जुलाई 2014 में। ओके, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का शुरुआत किया गया था और 28 अगस्त को नमामि गंगे परियोजना को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। ओके, 28 अगस्त को। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या था शुरुआत करने का? जैसा कि आप लोग इसका नेम देख रहे हैं, नमामि गंगे, यानी ये गंगा से रिलेटेड है, गंगा नदी से रिलेटेड है। तो इसका उद्देश्य था गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और गंगा नदी को फिर से पुनर्जीवित करना। ओके, और इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और अभी हाल ही में रिसेंट में न्यूज़ में था, वर्ल्ड बैंक द्वारा इस परियोजना के लिए, नमामि गंगे परियोजना के लिए 300 करोड़ की ऋण फंड को जारी किया गया है इस परियोजना के लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है शरद पवार की। शरद पवार कौन है? एनसीपी के प्रमुख हैं, एनसीपी के लीडर हैं शरद पवार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राइट। तो ये खुद लिखे थे शरद पवार, लाइफ ऑन माई टर्म्स। इस बुक को लॉन्च किया गया था 10 दिसंबर 2015 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही इस बुक को लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये 2015 में ये बुक न्यूज़ में था, यानी उस टाइम ये आया था। तो ये 2016 में पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो वैसे ही अभी 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक हैं उसको आप लोग को ध्यान में रखना है, सारे इम्पॉर्टेंट बुक को। और उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है वीडियो। जितने भी 2020 के इम्पॉर्टेंट बुक हैं, कोई उसमें फालतू बुक की जिक्र नहीं है, सारे इम्पॉर्टेंट बुक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे आप लोग जा करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट यानी भारतीय प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड एक प्राचीन महाद्वीप था जिससे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट अलग हुआ था। तो गोंडवाना लैंड से भारतीय टेक्टोनिक प्लेट कैसे अलग हुआ था, ये हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। आप लोग जानते होंगे अल्फ्रेड वेगनर, जो साइंटिस्ट थे, आप लोग इनके बारे में जानते होंगे और इनके द्वारा जो थ्योरी दिया गया था उसको भी जानते होंगे। तो इनके अकॉर्डिंग जो था, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग आज से 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर जो आज डिवाइडेड कंटिनेंट है ना, जो आज जितने भी डिवाइडेड कंटिनेंट हैं वो नहीं थे। उस टाइम क्या था, उस वक्त सिर्फ एक सुपर कंटिनेंट था जिसका नाम दिया गया था पैंजिया। ओके, लेट्स सी, एक सुपर कंटिनेंट था जिसका नाम दिया गया था पैंजिया और इसके चारों ओर क्या था, एक
महासागर था और इसका नाम दिया गया था पैंथालासा। पैंथालासा। ओके, तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं पृथ्वी पे लगातार प्लेट खिसकती रहती है और इसके कारण क्या होता है, प्लेट खिसकने के कारण क्या होता है, निरंतर बदलाव होता रहता है। तो इसके और ये जो बदलाव है वो लाखों करोड़ों साल बाद दिखाई देता है। तो अल्फ्रेड के अकॉर्डिंग जो प्लेट है, प्लेट के खिसकने के कारण ये जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था वो क्या हुआ, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। साउदर्न पार्ट में 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, एक नॉर्दर्न पार्ट में और एक साउदर्न पार्ट में। जो नॉर्दर्न पार्ट था जो लॉरेशिया का, आज के जो नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, ये सब लॉरेशिया के अंडर था, लॉरेशिया। ओके, एंड ये साउदर्न पार्ट जो था वो गोंडवाना था। 2 कॉन्टिनेंट में पैंजिया डिवाइड हुआ था, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। तो आज के जो नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, ये सब लॉरेशिया के अंडर था और गोंडवाना के अंडर था आज का साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना के अंदर था। ओके, तो उस टाइम इंडिया एंड गोंडवाना साउथ कॉन्टिनेंट का पार्ट था और आज का अफ्रीका और इंडिया जो है वो एक ही प्लेट पर स्थित था। और आगे धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट के सरकने के कारण क्या हुआ, जो गोंडवाना था इसमें इंडिया भी था। ये प्लेट फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का ये टेक्टोनिक प्लेट है तो ये गोंडवाना पे ही स्थित था। तो धीरे धीरे प्लेट के अंदरूनी प्लेट के सरकने के कारण क्या हुआ, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल पार्ट जो था वो क्या हुआ, अफ्रीका से अलग होकर के ये कहाँ जाने लगा, आज के एशिया की ओर बढ़ने लगा। ओके, ये एशिया की ओर बढ़ने लगा और जाकर के ये लद्दाख वाले पार्ट में टकराव हुआ और ये टकराव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ और उसके बाद एशिया के पार्ट में इंडिया का ज्योग्राफिकल रीजन एशिया के पार्ट में आ गया। ओके, दैट्स इट। तो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप यानी किस कॉन्टिनेंट से अलग हुआ था, गोंडवाना लैंड से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बौधायन, मानवा, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? इसका राइट आंसर होगा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। ये सब जो थे वो भारत के प्राचीन गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। जैसे आप लोग जानते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री किनको बोला जाता है, यूक्लिड को। तो इसी तरीके से हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो यूक्लिड हैं, महान यूनानी ज्यामिति शास्त्री, इनसे भी पहले भारत में कई ऐसे रेखागणितज्ञ ज्यामिति के इम्पॉर्टेंट जितने भी नियम हैं उसकी खोज कर चुके थे यूक्लिड से भी पहले। और उन्हीं सब में से ये जो बौधायन है उनका नाम पहले आता है। तो करीब 800 BC इन्हें वेद में प्राचीनतम बौधायन को प्राचीनतम शुल्ब सूत्र यानी ज्यामिति से ही जुड़े, शुल्ब सूत्र मतलब होता है ज्योमेट्री से ही जुड़े संस्कृत ग्रंथों का शुल्ब सूत्र कहते हैं। तो वही बौधायन जो थे वो शुल्ब सूत्र के पंडित थे, पंडित के रूप में और मैथमेटिशियन के रूप में जाना जाता है बौधायन को। ओके, और दूसरा मानवा जो थे ये भी मैथमेटिशियन थे और इन्हें भी शुल्ब सूत्र के भारतीय ज्यामिति पाठ के लेखक बोला जाता है। ओके, अपस्तंभ जो थे ये भी मैथमेटिशियन थे और साथ साथ ये यजुर्वेद से भी जुड़े थे। ओके, कात्यायन जो थे ये एक वैदिक पुजारी और मैथमेटिशियन थे जो दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व भारत में रहते थे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? देखिए, ये लाइन जो है, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह इतना अच्छा लाइन किन के द्वारा कहा जा सकता है? ये लाइन कहा गया है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा। ओके, हमारे अहिंसा के पुजारी जो हैं उनके द्वारा ये लाइन कहा गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं गांधी जी का योगदान सिर्फ देश की आज़ादी दिलाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा की तरह था उनका पूरा जीवन। उन्होंने अपनी कुछ प्रेरक विचारों में से उनकी
एक है ये लाइन, ऐसे जियो जैसे ये आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ओके, और भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी विचार, ऐसी प्रेरणा दी थी, जैसे और भी लाइन है, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। ये लाइन भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। अगर गलती करने की आज़ादी ना हो तो ऐसी आज़ादी का क्या कोई मतलब नहीं है ऐसी आज़ादी का। तो ये सब लाइन इन्हीं महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? सबसे पहले जानते हैं अनैच्छिक मांसपेशियां क्या होती है। अनैच्छिक मांसपेशियां मतलब इनवॉल्यूंटरी मसल। ओके, तो ये जो मांसपेशियां हैं वो कैसी होती हैं? ऐसी मस्कल जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, यानी जिसपे हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है। ओके, तो जैसे कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल कैसी मसल है? इनवॉलेंट्री मसल्स। कार्डियक मसल मतलब हृदय की मांसपेशियां, जो एक इनवॉलेंट्री और स्ट्रेटेड मसल है। इनवॉलेंट्री मसल्स स्ट्रेटेड होती है यानी धारीदार होती है, तो कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड मसल्स है। तो कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है? कार्डियक मसल्स यानी हृदय की मांसपेशियां तो कहाँ पाई जाती है? हार्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल। ओके, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? दिल में। ऑप्शन जो दिया गया था लिम्ब, दिमाग, दिल और जवान, इसका राइट आंसर होगा दिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेलियोडिस क्या है? मेलियोडिस क्या है? इसका राइट आंसर होगा संक्रामक रोग। मेलियोडिस एक इन्फेक्टियस डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया मिट्टी और पानी में मौजूद होते हैं, इसके कारण ये संक्रामक रोग होता है मेलियोडिस। राइट, डिजीज से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर सेट में आपको देखने को मिल जाएगा डिजीज से क्वेश्चन, चाहे वो डिजीज इफिशियंसी हो, डिजीज काउज हो, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में जरूर रखना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, भूगणित क्या है? भूगणित मतलब जियोडेजी। ओके, इसका राइट आंसर होगा गणित की वह प्रशाखा है जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। यानी जियोडेसी उसे बोलते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं जो पृथ्वी के ज्योमेट्रिक शेप, ग्रेविटी फील्ड, ज्योमेट्रिकल एरिया, ये सब को समझने और मापने की विज्ञान है। ओके, इसे क्या बोलते हैं? भूगणित, जियोडेसी। ओके, इसे आप इजीली फाइंड कर सकते हो ऐसे ऑप्शन से। भूगणित है यानी पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी होता है और यहाँ पृथ्वी के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो इसे इजीली आप राइट आंसर इसका राइट कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी आईवी क्या है? अंग्रेजी आईवी ये एक कॉमन पॉइजनस प्लांट है जो कि यूएसए में पाया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए में एक आम जहरीला पौधा। ओके, ये प्लांट जो है वो कॉमनली इसको बोलते हैं हेडेरा हेलिक्स भी बोला जाता है एंड कॉमन आईवी भी बोलते हैं। ओके, अंग्रेजी आईवी, कॉमन आईवी और हेडेरा हेलिक्स। ये जो है, यह प्लांट जो है कम रोशनी यानी छायादार क्षेत्र और ठंडी क्षेत्रों में, ठंडी क्षेत्र में पाया जाता है। मोस्टली ये प्लांट यूरोप और वेस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं, बट यूएसए में इस प्लांट को एक आक्रामक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये पॉइजनस होता है। इसके अलावा ये कैटल, डॉग्स, ह्यूमन के लिए ये प्लांट जो है वो पॉइजनस माना जाता है, इसलिए इसको आक्रामक प्रजाति बोला जाता है यूएसए में। ओके, इसका राइट आंसर होगा यूएसए में एक आम जहरीला पौधा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माइकोलॉजी विज्ञान क्या है? यस, माइकोलॉजी विज्ञान क्या है? इसका राइट आंसर होगा कवकों का अध्ययन। कवकों यानी स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ओके, एंड अदर बैक्टीरिया का अध्ययन, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ वायरस, वीरोलॉजी, एंड परजीवी को अध्ययन यानी पैरासाइट, तो पैरासाइटोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकोलॉजी का कवकों का अध्ययन। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाने वाली सामान्य भाषा है तमिल। तमिल जो है वो एक द्रविड़ लैंग्वेज है, द्रविड़ लैंग्वेज है, और यह इंडिया के तमिल पीपल और श्रीलंका के तमिल पीपल द्वारा मेनली बोला जाता है। ओके, ये भी बात याद रखना है कि तमिल को श्रीलंका और सिंगापुर में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। ओके, तमिल जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है श्रीलंका और सिंगापुर का, दो कंट्री का। ओके, ये बात याद रखना है। और तमिल को तमिलनाडु और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी, यहाँ ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है। ऑफिशियल स्टेटस यानी आधिकारिक दर्जा। ओके, ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक मिएस्टर। फ्रेडरिक मिएस्टर ने सबसे पहले 1869 में डीएनए की पहचान की थी। डीएनए क्या होता है? किसी भी जीवित कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं, राइट? गुणसूत्र होते हैं जो उस जीव की संरचना और गुणों को परिभाषित करता है, राइट? सबसे पहले इन्होंने फ्रेडरिक मिएस्टर ने 1869 में इसकी पहचान की थी और इसका नाम दिया था न्यूक्लिन, राइट? न्यूक्लिन इसका नाम दिया था। बट 1881 में ये जो अल्फ्रेड कोशल हैं, इन्होंने न्यूक्लिन में न्यूक्लिक एसिड पाया, न्यूक्लिक एसिड की तरह पाया, तो इसका नाम इन्होंने बदल करके क्या रख दिया? डीएनए यानी डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने इसका नाम बदल कर कब रखा? 1881 में अल्फ्रेड कोशल ने। ओके, और डीएनए को 5 पार्ट में भी डिवाइड कर दिया। डीएनए को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया अल्फ्रेड कोशल ने, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। कब? अल्फ्रेड कोशल को 1910 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ओके, और फिर 1951 में ये जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक हैं, ऑप्शन नंबर डी वाले, इनको दिया गया था 1951 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। क्यों दिया गया था? सबसे पहले इन्होंने डीएनए की आणविक संरचना और इन दोनों के आणविक संरचना को पहचाना था, इसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें आप लोग याद रख सकते हैं। फ्रेडरिक मिएस्टर, फोवेस लेवन एंड जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में समानता का पता लगाइए। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और एमू, ये सारे वर्ड हैं, इसमें से क्या सिमिलरिटीज़ है ये पता लगाना है। तो ऑप्शन दिया गया है, ये सभी रेगिस्तान में रहते हैं, ये सभी स्तनधारी हैं, ये सभी समुद्री चिड़ियाँ हैं, इनमें से कोई भी उड़ नहीं सकता है। तो पेंगुइन क्या रेगिस्तान में रहता है? ये तो रॉन्ग हो गया। ये सभी स्तनधारी हैं, नो। ये सभी समुद्री चिड़ियाँ हैं, ये भी रॉन्ग। तो राइट आंसर किसका हो जाएगा? इनमें से कोई भी उड़ नहीं सकता है। ओके, ये राइट है। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, एमू, ये सब में कोई भी उड़ नहीं सकता है, राइट? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, वह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? इसका मतलब हुआ विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह, यानी विश्वास और प्रथाओं का एक समूह है जिसका उद्देश्य क्या है? मानव आबादी यानी ह्यूमन पॉपुलेशन के आनुवांशिक गुणों में सुधार करना है। ओके, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है यूजेनिक्स। इसे क्या कहा जाता है? यूजेनिक्स। ओके, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह है, यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित है। ह्यूमन जो है मैमल्स में आते हैं, मैमल्स क्लास में। तो क्वेश्चन कह रहा है इनमें से जो दिया गया है वो कौन से मैमल वर्ग में नहीं आते हैं। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिपकली। छिपकली मैमल क्लास में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर जो है वो राजस्थान के एक अरबुदा पर्वत है। अरबुदा पर्वत का एक चोटी है जो कि अरावली पर्वत का एक सबसे ऊंचा स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। ओके, इसका ऊंचाई करीब 1722 मीटर है अरावली रेंज से। और ये भी जानते होंगे आप लोग, अरावली रेंज जो है वो 350 मिलियन वर्ष पुरानी है, जो कि हिमालयन रेंज से भी पुराना, अगर हिमालयन रेंज से तुलना किया जाए तो इससे भी पुराना माना जाता है। ओके, तो इंडिया का फोल्ड माउंटेन में सबसे पुरानी श्रेणी में आता है अरावली रेंज। ओके, ये भी आप लोग को पता होगा, इंडिया का हाईएस्ट पिक कौन सा है? K2। ओके, K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, सॉरी गॉडविन ऑस्टिन, यस। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई K2 की। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8586। और K2 जो है वो सेकेंड हाईएस्ट वर्ल्ड में भी है, सेकेंड हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड K2 है, और थर्ड हाईएस्ट है कंचनजंगा। और फर्स्ट कौन सा है? ये तो आप लोग सब जानते होंगे, फर्स्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848। ओके, 8848 मीटर, 8848 मीटर है इसकी ऊंचाई। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ये देखिए, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। 2020 में समर ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? पर आप लोग जानते हैं 2020 का हाल, कोरोना पैंडेमिक के चलते 2020 में ये ओलंपिक हुआ ही नहीं, और इसका डेट शेड्यूल एक्सटेंड करके 2021 कर दिया गया है। 2021 में अब किया जाएगा, और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? जापान की राजधानी टोक्यो। ओके, टोक्यो में ही होगी समर ओलंपिक 2021। ओके, और समर ओलंपिक जो होता है वो 4 साल के अंतराल पर खेला जाता है। यह देखिए, पिछला 2016 में खेला गया था, और इसमें यूएस टॉप पे रहा था। ओके, और ये हुआ था 2016 का समर ओलंपिक हुआ था ब्राज़ील में। ओके, ब्राज़ील में हुआ था। और इंडिया जो था वो इंडिया गोल्ड मेडल, कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था, और एक सिल्वर एंड एक ब्रोंज जीता था, राइट। एंड सिल्वर जो था वो पीवी सिंधु द्वारा जीता गया था। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, एंड ब्रोंज जो है वो साक्षी मलिक जो रेसलिंग से रिलेटेड है, वो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, राइट। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो 2024 में जो होगा समर ओलंपिक, ये कहाँ होगा? ये फ्रांस के पेरिस में होगा। ओके, पेरिस में होगा नेक्स्ट 2024 का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन सा भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे? ओके, जो दिए गए हैं प्रधानमंत्री, इनमें से पूछ रहा है कौन से भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन है मनमोहन सिंह, आई के गुजराल, राजीव गांधी एंड नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। आज़ादी का कितना साल हो गया? आज़ादी का इस बार 73 ईयर हो गया था, 13 साल हो गया था, और इस बार 74th इंडिपेंडेंस डे था हमारा। और नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1950 में, और हाल ही में आप लोग जानते हैं इनका 17वां जन्मदिन मनाया गया। कब मनाया गया इनका 17वां जन्मदिन? 17 सितंबर को, राइट। 17 सितंबर को इनका 17वां जन्मदिन मनाया गया था नरेंद्र मोदी का। और आप लोग जानते हैं इनके जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी के जो लीडर हैं, बीजेपी के जो चेयरमैन हैं भारतीय जनता पार्टी के, जेपी नड्डा साहब, जेपी नड्डा ने 14 सितंबर से सेवा सप्ताह इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्टार्ट किया था। नरेंद्र मोदी के 17वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर सेवा सप्ताह अभियान का स्टार्ट किया था। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या असत्य है? यहाँ देखिए, सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या असत्य है, ये जो दिया गया है इसमें से क्या रॉन्ग दिया गया है ये देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है, उन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये राइट है। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था फिजिक्स में रमन इफेक्ट की खोज के लिए, ओके। और उनका जन्म वर्ष 1888 तमिलनाडु में हुआ था, ये भी राइट है। तो इसका जो फोर्थ होगा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये रॉन्ग दिया गया है। उन्हें वर्ष 1987 नाइट की उपाधि दी गई थी, उन्हें नाइट की उपाधि तो दी गई थी, बट यहाँ ईयर जो है वो रॉन्ग दिया गया है। उन्हें कब दिया गया था नाइट की उपाधि? 1929 में, यहाँ देखिए 1929 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, ओके। 5 सिद्धांतिक वृहत संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ये बुक दिया गया है 5 सिद्धांतिक वृहत संहिता और शाक्य सिद्धांत, इसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा वराह मिहिर। वराह मिहिर कौन थे ये जानते हैं, ये एक इंडियन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ यानी एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन थे ये, और एस्ट्रोलॉजर भी थे, ज्योतिष भी थे। इन्होंने 6वीं शताब्दी में उज्जैन में रहते थे, और ये इन्होंने ही 5 सिद्धांत जो क्या है वो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान से संबंधित है। वृहत संहिता भी खगोल विज्ञान से रिलेटेड है, और सांख्य सिद्धांत जो है ये मेनली एडवांस अर्थमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। सांख्य सिद्धांत ये अर्थमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत एक गणतंत्र है, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, ये हम लोग सभी जानते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का तात्पर्य क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जनता देश की हर शासन व्यवस्था में डायरेक्टली रूप से पार्टिसिपेट करती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है, ओके। मतलब यहाँ कोई राजशाही नहीं है, कोई मोनार्की सिस्टम यहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ लोकशाही है, यानी जो राज्य का प्रमुख होगा, जो मुखिया होगा राज्य का, वो आमतौर पर ऐसा व्यक्ति होगा जिसे नागरिकों द्वारा चुना जाता है, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उसके लोग द्वारा प्रक्षोभ रूप से चुना जाता है, ओके। गणतंत्र का ये मतलब है। अच्छा, एक बात आप लोग जानते होंगे, गणतंत्र की एक बहुत ही फेमस लाइन है अब्राहम लिंकन द्वारा जो दिया गया है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया है, सॉरी। ये लाइन भी पूछा जाता है, ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए, ये किसके द्वारा दिया गया है, ओके। तो ये अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसमें इथेनोइक एसिड पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद सिरका, यानी वाइट वाइनेगर में इथेनोइक एसिड पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे इथेनोइक एसिड को और क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, ओके। ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, राइट। एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, राइट। वाइट वाइनेगर जो है वो मेनली फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, या फिर सब्जियों के अचार में भी यूज़ किया जाता है वाइट वाइनेगर को, ओके। नींबू का जो लेमन जूस है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, ओके। एंड ऑरेंज जूस में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है, एंड ऑर्गेनिक एसिड, ओके। टोमेटो केचप में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, राइट। लैक्टिक एसिड टोमेटो केचप में पाया जाता है, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा वेंकटाद्रि पहाड़ी। तिरुमाला मंदिर जो है वो वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। वेंकटाद्रि पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश का चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है, चित्तूर जिला। यहाँ शेषचलम हिल है, शेषचलम। ओके, यहाँ का पार्ट है शेषचलम हिल जो है, शेषचलम पहाड़ी, इसका पार्ट है वेंकटाद्रि। और यहाँ जो तिरुपति जो रीजन है, तिरुपति के जो पहाड़ी है, तिरुमाला जो पहाड़ी है उसकी 7 चोटियों में से एक है ये वेंकटाद्रि। ओके, एंड ये भी जानिए जो तिरुमाला मंदिर है इसे वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, वेंकटेश्वर टेम्पल। ओके, लास्ट ईयर जो है लास्ट ईयर एक टेम्पल सबरीमाला, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सबरीमाला न्यूज़ में था, सबरीमाला टेम्पल। आप लोग ये बताइए ये सबरीमाला जो है वो कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन कहाँ है? सबरीमाला इंडिया के किस स्टेट में लोकेटेड है? ओके, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव जहां रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? इसका राइट आंसर होगा मुत्तूर। मत्तूर जो है वो कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है शिवमोगा, यहाँ एक गांव है मुत्तूर। यहाँ कॉमनली जो डेली डे टू डे लैंग्वेज है, डे टू डे लैंग्वेज में ये संस्कृत लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। ओके, मत्तूर विलेज के साथ साथ एक और विलेज है आप लोग को जाना चाहिए, होशहल्ली है, कर्नाटक में ही है होशहल्ली, इसी रीजन में मत्तूर के आसपास होशहल्ली है जहाँ संस्कृत आमतौर पर बोला जाता है। तो इंडिया की ये 2 रेयर विलेज हैं, याद रखने वाली बात है, इंडिया की ये 2 मत्तूर एंड होशहल्ली 2 रेयर विलेज हैं जहाँ संस्कृत एक रीजनल यानी क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोली जाती है, राइट। ये दोनों गांव जो है वो तुंगा रिवर के किनारे लोकेटेड है, राइट। और ऐसे कर्नाटक का जनरली जो कॉमन लैंग्वेज है वो क्या है? जनरल लैंग्वेज क्या है? कन्नड़, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएफएल उनकी किस वजह से ले रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है एलईडी और सीएफएल, एलईडी बल्ब होता है और सीएफएल जो है वो रोशनी के लिए किस वजह से, किस कारण से उपयोग किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा दक्षता, यानी एनर्जी इफिशियंसी के कारण इसका यूज़ किया जा रहा है। एलईडी और सीएफएल बल्ब जो है वो क्रांतिकारी ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जा रहा है। और सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। ओके, एंड एलईडी का क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, और एलईडी से रिलेटेड हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में, आप लोग जानते होंगे, एक योजना लॉन्च किए थे। 1 मई 2015 को ये योजना लॉन्च किया गया था जिसका नाम है उजाला। ओके, उजाला मतलब उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, एलईडी फॉर ऑल। ओके, उजाला ये इसका फुल फॉर्म था। तो ये योजना जो था वो बचत लैंप योजना की जगह पे शुरू किया गया था। बचत लैंप योजना इसके पहले योजना था, उसके जगह पे इसको शुरू किया गया था 2015 में। ओके, और इस योजना के तहत देश में 21 करोड़ देशवासियों को 21 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे।
ओके, कम कीमत पर 21 करोड़ बल्ब वितरित किए गए थे इस योजना के तहत। ओके, ये योजना जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। ओके, ये ग्रेनाइट से बनाया गया था। यहाँ ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर ये एक हिंदू मंदिर है जो कहाँ स्थित है? लोकेटेड कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ लोकेटेड है बृहदेश्वर टेम्पल, राइट। और ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव का मंदिर है, राइट। और ये जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, इसको और भी क्या बोला जाता है? राजराजेश्वर, राजा राजेश्वर मंदिर टेम्पल, राइट। और ये जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, इसको बनाया गया था राजा चोला द्वारा, राजा चोला फर्स्ट, प्रथम। ओके, इनके द्वारा बनाया गया था और 1010 AD में इसे कंप्लीट किया गया था। इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था 1010 AD में बृहदेश्वर मंदिर का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं और यह कब शुरू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को इंडिया में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और यह कब शुरू किया गया था? 2003 में। इसका उद्देश्य क्या था? इंडिया के डेवलपमेंट में जो प्रवासी भारतीय समुदाय का योगदान है, प्रवासी भारतीय समुदाय जो इंडिया के बाहर जो रह रहे हैं, बाहर से जो आते हैं, तो इंडिया के जो डेवलपमेंट में प्रवासी भारतीय का जो योगदान है उसी को चिन्हित करने के लिए, उसको पहचान दिलाने के लिए इस दिन को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको स्टार्ट किया गया था, मैंने बताया 2003 में। और 9 जनवरी को ही हम लोग क्यों मनाते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे थे। और महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि हम भारतीयों को जीवन में हमेशा के लिए बदल दिया था। ओके, इसलिए महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता था। इसीलिए 9 जनवरी को ये लौटे थे 1915 में, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन यानी सुस्ती। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एस्टिवेशन क्या है। इसका राइट आंसर होगा पशु निद्रा। यहाँ ऑप्शन बी गलती से हाईलाइट हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशु निद्रा। पशु निद्रा यानी एनिमल डोरमेंसी, इसको बोलते हैं पशु निद्रा। तो ये क्या है? जब एनिमल का लाइफ साइकिल में एक ऐसा पीरियड आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब क्लाइमेट चेंज की वजह से, जब क्लाइमेट गर्म या शुष्क पीरियड होता है, तो उस दौरान क्या होता है, उनका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, उनका फिजिकल एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है, तो और वो सुस्त पड़ जाते हैं। तो इसी पीरियड को, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? पशु निद्रा। वो उनका यानी वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, वो सुस्त पड़ जाते हैं। ओके, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशु निद्रा, एस्टिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक स्कॉटिश रिसर्चर थे जिन्होंने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की डिस्कवर कब किया गया था? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ओके, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिसे डॉक्टरों ने यूज़ किया था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर की पहली से पांचवी जनरेशन के सही क्रम का चयन कीजिए। पहली से पांचवी जनरेशन, तो सही क्रम में इसको सेलेक्ट करना है, अरेंज करना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यानी सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन, वो कब आया था? 1942, 1956 में फर्स्ट जनरेशन था वैक्यूम ट्यूब। ओके, नेक्स्ट जो था सेकेंड जनरेशन, वो था 1956 में, 1956 टू 63 तक सेकेंड जनरेशन था। क्या था? ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर था। एंड थर्ड जनरेशन जो था, ओके, थर्ड जनरेशन जो था वो 1964 से 1967 तक था, सॉरी 97 तक था। और ये क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड फोर्थ जनरेशन में आया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये क्या कब आया? 1971 टू 1990 में आया। एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये कब आया? 1990 में आया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर एंड ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था आज का सेशन गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप लोग देते नहीं हो, प्लीज़ अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अचीवर्स वेब को और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए।